धन्यवाद ठाकुर साहब। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। इस देव भूमि के सपूत हिमाचल प्रदेश की आन बान शान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जगत नड्डा जी से कि आए हमें अपना मार्गदर्शन दे, हम सबको संबोधित करें। नड्डा जी को जय श्री राम। नड्डा जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के जुझारू और यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी, हमारे लोकसभा में साथी और पूर्व में मंत्री मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज जी, बहन इंदु गोस्वामी जी, हमारे सांसद राज्यसभा में और संसद में मेरे साथी सिकंदर कुमार जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंदेल जी, सुरेश भारद्वाज जी, सतपाल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, हमारे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज अपनी कर्म भूमि हिमाचल, जहां से मेरा सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ, ऐसी पवित्र धरती पर मुझे एक लंबे अंतराल के बाद आने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं यहां आया हूं तो अपने थोड़ा पीछे और दाहिनी की तरफ मां तारा देवी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। और मेरे सामने ऊपर चोटी पर जाखू मंदिर में विराजमान संकट मोचक बजरंग बली को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आप सब लोगों ने जिस हर्ष उल्लास उमंग ऊर्जा के साथ मेरा और मेरे साथियों का स्वागत किया है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको अपनी ओर से और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जीत, बिहार की ऐतिहासिक जीत, रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत, उसके लिए जो आपने मेरे माध्यम से जो पार्टी का अभिनंदन किया है, मेरे माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आपने जो अभिनंदन किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवादी हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। ये जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बिहार की जनता का अटूट विश्वास और अटूट विश्वास के साथ साथ उनके नेतृत्व में देश में आगे बढ़ने का संकल्प, इस पर इस चुनाव के नतीजों ने, बिहार की जनता ने फिर से एक बार मुहर लगाई है। इसके लिए मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं।
हमारी माताओं ने, बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने, हमारे किसान भाइयों ने, हमारे मेहनतकश मजदूरों ने, समाज के सभी वर्गों ने बिहार में एक तरफा जीत का संदेश सारे देश को दिया है और राजनीतिक दृष्टि से वो संदेश गया है। यह संदेश सिर्फ इतना ही नहीं है, यह संदेश जो लोग देश को और प्रदेश को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहते हैं, उनको भी बिहार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज देश में यह बहस चल पड़ी है, देश कौन चलाएगा? क्या घुसपैठियों के सहारे देश चलेगा, या देश उनके सहारे चलेगा जो देश में हमारे देश के नागरिक, राष्ट्रभक्त, जो देश के लिए दिन रात एक करके आगे बढ़ते हैं? बिहार ने संदेश दे दिया है, तुम जितनी यात्राएं निकालो, तुमको मुंह की खानी पड़ेगी, तुमको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह उन्होंने दिखा दिया। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने हमने क्या हिमाचल के लिए किया और वो हिमाचल का क्या कर रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने खींचने का प्रयास हुआ है। जब हिमाचल का पीछे चुनाव हो रहा था तो मैं उस समय आपसे मिला था, मैंने आपसे चर्चा की थी। मैंने हिमाचल की जनता को भी कहा था कि गलती मत करना, राजनीति फुलका नहीं होती जो कभी इधर पटको तो कभी उधर तवा पर डाल दो। राजनीति लंबे समय तक स्थिर होकर के विकास के क्रम को बढ़ाने की होती है, उसको समझ करके चलना चाहिए। आज हिमाचल का विकास का एक ही मंत्र है और वो है डबल इंजन की सरकार। याद रखना, गाड़ी में एक तरफ पहिए होंगे और एक तरफ नहीं होंगे तो गाड़ी चलेगी नहीं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारी विरोधी सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां बैठे हुए लोग मोदी जी के नेतृत्व में नियतन हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के लोग नियतन सत्ता का भोग करके मौज करो, खाओ पियो, मौज करो, आगे किसने देखा है, इस मन को लेकर के चलते हैं। इसलिए हमारा मेल बैठ नहीं सकता। ये दूसरे किस्म की सरकारें हमारे साथ चल नहीं पाएंगी और मैं आगे आंकड़ों के साथ आपको बताऊंगा। सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे बोलना है क्योंकि मैं राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिमाचल की जनता को ध्यान में रखना होगा और इसकी चर्चा मैं आगे चल करके करने वाला हूं। आज मैं आप सबको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि आज मुझे सौभाग्य के शिलान्यास करके भूमि पूजन करने का और हिमाचल को, शिमला को एक भव्य पार्टी के कार्यालय का भूमि पूजन का सुअवसर मुझे मिला। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे कार्यालय अच्छे सुसज्जित होने चाहिए, मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड होने चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां रिसर्च करने का मौका मिले, सोशल मीडिया को हम अलग से स्थान दें, हमारे रिसर्च की ट्रेनिंग का सेंटर बने, मंथन हो,
और इसलिए हर आधुनिक सुविधा के साथ कार्यालय बनाने की योजना उन्होंने हम सबके सामने रखी थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 787 कार्यालय बनाने का हमने लक्ष्य रखा। जहां जहां हमारा काम है वहां जिले में हमने पार्टी के कार्यालय का 787 का लक्ष्य रखा। 617 कार्यालय बन चुके हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के भी 9 कार्यालय बन चुके हैं और आगे चल करके 16 कार्यालयों में काम चल रहा है, यानी बचे हुए 11 कार्यालयों में काम चल रहा है। बहुत तीव्र गति से वहां भी कार्यालय बनेंगे। मित्रों, किसी भी पार्टी को चलने के लिए मैं बार बार बोलता हूं 5 क चाहिए। सबसे पहले तो कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकर्ता को कार्यक्रम चाहिए। कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकारिणी के माध्यम से कार्य को आगे कैसे बढ़ाना, इसको तय करना चाहिए। और कार्यक्रम को चलाने के लिए कोष चाहिए, और कोष के साथ साथ कार्यालय की व्यवस्था, कार्यालय चाहिए। 5 क चाहिए। हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकारिणी है। आप सबके आशीर्वाद से कोष के माध्यम से कार्यालय बनने का तैयारी चल रही है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये कार्यालय नहीं है, ये संस्कार केंद्र है। यहां से देश के प्रति समर्पित होकर के किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, जनता की कैसे सेवा करनी है, जनता को किस तरीके से सेवा करते हुए देश को आगे ले जाना है, और जनता की सेवा करते करते भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए इन कार्यालयों का उपयोग करना है। और उसके लिए अपने संस्कारों को और अच्छा बनाने का कार्यालय भी माध्यम बनता है, इसको हमको समझना है। इसलिए आज जब मैं यहां आया हूं तो आप सबको इसके लिए, कार्यालय के भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत। अनुराग जी ने कहा कि पहले कार्यालय बनेगा या सरकार बनेगी। मेरा पार्टी से कहना है और आप कार्यकर्ताओं से कहना है कि दोनों ही समयबद्ध तरीके से बनना है, इसको हमको तय करना है। इसलिए दोनों ही समय पर बने, इसकी हमको चिंता करनी है। मित्रों, कुछ बातें हम आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। भारत की राजनीति पिछले 11 वर्ष में बदल गई है। 11 वर्ष पहले यूपीए की सरकार में, कांग्रेस के नेतृत्व में, सरकार का मतलब क्या होता था? सरकार सबके माध्यम से बनती थी, लेकिन सबके माध्यम से बनने के बाद सरकार किसी एक जाति की हो जाती थी, सरकार किसी वर्ग की हो जाती थी, सरकार किसी मजहब की हो जाती थी, सरकार कभी किसी के परिवार की हो जाती थी। आशीर्वाद सबका लेते थे, लेकिन सरकार जाति में बंट जाती थी, सरकार समाज में बंट जाती थी, सरकार वर्ग में बंट जाती थी, और सरकार एक परिवार और जाति में सीमित हो जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है, और यह हमारा सौभाग्य है कि आजाद भारत में हम एक नई संस्कृति में देश की सेवा के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। आज हम क्यों सरकारें बार बार बना रहे हैं? क्यों एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है? क्यों प्रो इनकम्बेंसी होती है? इसलिए क्योंकि हम लोगों के लिए जीते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों की सेवा के लिए आते हैं। यह पहली बार देश ने सुना है
कि प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है। ये पहली बार देश ने जाना है कि अब राजपथ नहीं, अब कर्तव्य पथ है। ये पहली बार देश ने सुना है कि यह सचिवालय नहीं, ये कर्तव्य भवन है। ये शब्द नहीं है, ये शब्दों से संस्कार की उत्पत्ति है, इससे भाव पैदा होता है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्स करती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट जो जवाबदेह है, रिपोर्ट कार्ड की सरकार जो अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जाती है और छाती ठोक के बोलती है, ये कहा था, ये किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है, ये हमारा लक्ष्य बनता है, ये हम लेकर के काम करें। पुरानी राजनीति जातिवाद की राजनीति, पुरानी ये यूपीए की राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति, यूपीए की राजनीति भाई भतीजा की राजनीति, यूपीए की राजनीति समाज को खंडित करो और राज करो, और हमारी राजनीति जवाबदेह सरकार, जवाबदेह। यह संस्कृति हमने बदल डाली है और इसीलिए आज जो है वो रिपोर्ट कार्ड की पॉलिटिक्स हो रही है। आपने बिहार की चर्चा की, मैं बिहार की चर्चा के पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं। सब लोगों ने एक मत से कहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी। पत्रकार भाइयों ने भी और राजनीतिक पंडितों ने भी यही भविष्यवाणी की थी। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि आप भूल जाते हैं और आपको याद दिलाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। मैं हरियाणा का मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए गया था। पत्रकारों ने बहुत उदासीन भाव से पूछा था कि ये जो आप मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, ये सच में आपको मौका मिलेगा क्या? एक तरीके का व्यंग था। मैंने कहा तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, और चुनाव के नतीजे का दिन आएगा, उस दिन मेरे से बात करना। और हरियाणा में तो और छोड़िए, कांग्रेस पार्टी ने भी लड्डुओं का ऑर्डर कर दिया। हुड्डा साहब ने तो घोड़ों को भी निमंत्रण दे दिया और वो बग्गी तैयार हो गई। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हरियाणा की जनता का कुछ सोच और ही है, और वह जिम्मेदार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चाहते थे। इस कारण से हमारी सरकार हरियाणा के बाद हम महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके आए। कांग्रेस पार्टी के लोग ये कैसे हो गया? हमने कहा ये इसलिए हो गया क्योंकि तुम रह गए होटलों में और हम थे जनता के बीच में। और जब बिहार की बारी आई तो आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि ऐतिहासिक जीत मोदी जी के नेतृत्व के प्रति और नीतीश कुमार के सुशासन के प्रति समर्पण के साथ बिहार की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। और हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और आप सबसे भी मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार फिर से बनेगी, हमारी सरकारें फिर से चलेंगी। इस मंत्र को हमेशा याद रखना, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबका, इसको लेकर के हमने चलना है और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। मित्रों, एक बात की हमको गर्व करना चाहिए। आज देश में सारी राजनीतिक पार्टियां, सारी, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं, सारी राजनीतिक पार्टियां आज सत्ता को लोलुपता में पूर्णतः डूबी हुई है। सत्ता चाहिए, पावर चाहिए,
किस लिए चाहिए मालूम नहीं। वैचारिक दृष्टि से सारे राजनीतिक दलों की वैचारिक शून्यता आ गई है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा 360 लगा दिया, फ्रॉम सेंटर टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पूरा घूम गए। किसी के साथ भी कहीं का भी समझौता, कोई पार्टी नहीं रही है जो विचारों पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन हम छाती ठोक कर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो विचारनिष्ठ पार्टी है, विचारों के प्रति समर्पित पार्टी है। यही कारण है कि 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ कहा था, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। 5 पीढ़ी खप गई, 5 पीढ़ी। इस नारे को हमने नहीं छोड़ा और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी के नेतृत्व में अमित भाई की रणनीति ने धारा 370 को पार्लियामेंट में धाराशाही कर दिया। यह हमारे सामने है। यही पालमपुर में हमने कहा था 1989 में कि हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे। हमारी खिल्ली उड़ाई गई, हमारा विरोध हुआ, हमारे लोग जेल में गए, हमारे नेता जेल में गए। हमने धैर्य नहीं खोया और हमने कहा था कि हम कानून हाथ में लेकर के नहीं बनाएंगे, 140 करोड़ के देशवासियों के सहमति से बनाएंगे और नियम और कानून के तहत बनाएंगे। और आपको मालूम है, हमें हेठी होती थी, हमारी उपासना होती थी। हमें कहते थे रामलला हम आएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, लेकिन हम डटे रहे। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पिछले 2024 की जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भव्य राम मंदिर का पूजन करके वह भव्य राम मंदिर बनाया और इस वर्ष वहां ध्वजा भी फहराई गई, ध्वजा भी फहराई गई। और आपको मैं सूचित कर रहा हूं कि अयोध्या में राम मंदिर बना है और सीतामढ़ी में हम लोगों ने मां जानकी की सीता मंदिर 890 करोड़ रुपए के माध्यम से वो भी बनाने का लक्ष्य तय किया है। मां जानकी की भी हम भव्य मंदिर बनाएंगे। हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। हमने कहा था कि वक्फ बोर्ड को हम बदलेंगे, वो देश के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी ठीक नहीं है। यह तुष्टीकरण की राजनीति में मुस्लिम भाइयों को गलत प्रलोभन देकर के समाज में गलत तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमने वक्फ बोर्ड का भी नियम कानून बदला और वह जो कानून मुस्लिम विरोधी था उसको मुस्लिम भाइयों के पक्ष का बनाया और उनकी सेवा के लिए जोड़ा। इसको भी हमको ध्यान रखना। 3 तलाक कांग्रेस हाथ नहीं डालना चाहती थी। हमारी मुस्लिम बहनें तड़प रही थी, मुसीबत में थी, तकलीफ में थी, बोलने की ताकत नहीं थी। कोर्ट में गए थे, कोर्ट ने फैसला करके दिया था कि 3 तलाक को समाप्त करो। और आप सबके माध्यम से मैं भारत की जनता और हिमाचल की जनता को बताना चाहता हूं, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं है, 3 तलाक अफगानिस्तान में नहीं है, 3 तलाक इंडोनेशिया में नहीं है जो मुस्लिम बहुल देश है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, 3 तलाक ईरान में नहीं है, 3 तलाक इराक में नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं, संविधान से मुस्लिम देश हैं। यहां 3 तलाक नहीं था और हमारे यहां धर्मनिरपेक्ष भारत, सेक्युलर भारत, यहां 3 तलाक चल रहा था। आपने हमें ताकत दी मोदी जी के नेतृत्व में, 3 तलाक को भी समाप्त करके मुस्लिम बहनों को आजाद कराने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। इसलिए हम विचारनिष्ठ पार्टी हैं। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो हम देश के हित के लिए हम समझौता नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते।
अभी अभी वंदे मातरम पर 150 साल की बहस लोकसभा और राज्यसभा में हुई है। मैंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के पूरे गीत को 2 अंतरों में सीमित कर दिया। आपने उस दिन वंदे मातरम को खंडित किया था। यही भावना ने 1947 में भारत को खंडित आजादी दिलाने का काम आपने किया। भारत का बंटवारा हो गया और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में पार्लियामेंट में कहा, हम उस माटी के बने हैं जो पॉलिटिक्स कॉम्प्रोमाइजेस के लिए नहीं करते, पॉलिटिक्स देश के लिए करते हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। मित्रों, हम मास बेस्ड पार्टी भी हैं, सबसे बड़ी पार्टी। आज हमारे 20 राज्यों में सरकार है, 7 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 13 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आगे ध्यान में रखिएगा, बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। बिहार से गंगा गुजरती है, बंगाल को जाती है। बंगाल में हम सरकार बनाएंगे। तमिलनाडु में भी योजनाबद्ध तरीके से एनडीए की सरकार बनाएंगे। पुडुचेरी में भी फिर से सरकार बनाएंगे, हमारी सरकार है, हम फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। और केरल में भी हम अच्छा करेंगे और आसाम में भी हम फिर से सरकार बनाएंगे। हम मास बेस्ड पार्टी, आज हमारे 240 लोकसभा में सदस्य हैं, 103 हमारे राज्यसभा में सदस्य हैं। हमने 6 बार गुजरात में सरकार बनाई है। हमने मध्य प्रदेश में लगातार 4 बार सरकार बनाई है। हमने बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, त्रिपुरा में, गोवा में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, आसाम में 2 बार सरकार बनाई है और अब हम तीसरी बारी की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा में हमने हैट्रिक की सरकार बनाई है, तीसरी बार सरकार बनाई है। मित्रों, हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। हमारे 14 करोड़ सदस्य हैं, 14 करोड़। और ऐसे नहीं है, मिस कॉल से नहीं है। सभी सदस्यों ने टेलीफोन पर नंबर के साथ अपना पूरे का पूरा एड्रेस लिखा करके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में उसको समर्पित किया है। 14 करोड़, 10 लाख हमारे से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता हैं, 6.5 लाख से ज्यादा बूथ पर हमारी समितियां हैं। हम एक कैडर बेस्ड पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह कर्तव्य का कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी आगे बढ़ रही है। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, हम मास बेस्ड पार्टी हैं, हम कार्डर बेस्ड पार्टी हैं। यह हमारा सौभाग्य है। चीन का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसकी भी सदस्यता 8 करोड़ है, हमारी सदस्यता 14 करोड़ है। हमें समझना चाहिए दुनिया की अब सबसे बड़ी पार्टी है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। और इसलिए मैं आपसे यह आह्वान करना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी के 2025 में हम लोगों को यह सौभाग्य मिला है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तम समय हम चश्मदीद गवाह बनने का मौका मिला है और उसके साथ काम करने का मौका मिला है। मित्रों, हमारे साथियों ने आपको बार बार बताया, आज मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पहले क्या था, हमारी फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, फ्रेजाइल। हम फ्रेजाइल 5 में आते थे, फ्रेजाइल 5 में इकोनॉमी में। आज हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बढ़ चले हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए मोदी जी के नेतृत्व। आज अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल स्लो ग्रोथ, इंडियाज इकोनॉमी रिमेन्स स्ट्रांग। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है। स्टील में हम दुनिया में नंबर 2 के मैन्युफैक्चरर्स बन गए हैं। कनेक्टिविटी में, हाईवेज में हमारी ग्रोथ 60% है। इंटरनेट के पेनिट्रेशन में आज गांव गांव में बताओ यूट्यूबर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? गांव गांव में है कि नहीं? इंटरनेट चलता है कि नहीं? ये पेनिट्रेशन आज
इंटरनेट के पेनिट्रेशन 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। ये विकास के मापदंड है जिसको हमको सोचना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी 2014-15 में बोलती थी भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन कैसे होगा। बोलती थी कि नहीं बोलती थी? पार्लियामेंट में सबने बोला था कि नहीं बोला था? आधार कार्ड को क्यों जोड़ रहे हो? आधार कार्ड की सीडिंग से क्या होगा? आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि 49% यानी 50% लगभग 50% दुनिया का रियल टाइम ट्रांजैक्शन में हिस्सेदारी भारत की है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। यानी दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के हिस्से में 50% भारत हिस्सेदार है, यह हमको समझना चाहिए। बोलो बदला हुआ भारत है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भाई, बदला हुआ भारत है कि नहीं है? यह मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देखा है। 74 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 160 एयरपोर्ट है। मैं बार बार बोलता हूं और आपको फिर से याद दिलाता हूं। क्यों मैं इसलिए याद दिलाता हूं कि जैसे ही अंधेरा छटता है और उजाला आता है, हम अंधेरे की त्रासदी भूल जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अंधेरे की त्रासदी क्या होती है, तभी उजाले का महत्व हमको समझ में आता है। आपके हाथ में जो टेलीफोन 10 साल पहले होता था, उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, उस पर लिखा होता था मेड इन ताइवान, उस पर लिखा होता था मेड इन इंडोनेशिया, उस पर लिखा होता था मेड इन जापान। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है उस पर लिखा है मेड इन इंडिया। 99.2% मोबाइल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, भारत में। मित्रों, ये मैंने देश की तस्वीर आपके सामने इसलिए खींची है क्योंकि विकास के साथ हम इसको जोड़ करके देखते हैं। मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण आज 25 करोड़ लोग किस तरीके से गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रहा है, वहीं 18 लाख लोग हमारे हिमाचल के हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत। मैं आयुष्मान भारत के बारे में बताना चाहूंगा। यहां सब बैठे लोग इंक्लूडिंग मी, हम भी आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हम किसी को कैंसर हो जाए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को गुहार लगाते थे। आज 62 करोड़ लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज हर साल के लिए दिया है और गंभीर बीमारी से लड़ने। स्वच्छता अभियान, इज्जत घर, हर तरीके से, चाहे हिमाचल हो चाहे देश हो, दुनिया की देश की तस्वीर बदली है। लेकिन मैं एक बात देखता हूं, एक बार बार ये चर्चा चलती है, केंद्र हमारा ख्याल नहीं रख रहा, केंद्र हमारा ख्याल नहीं रख रहा, केंद्र हमारी चिंता नहीं कर रहा। मैंने सुखविंदर सिंह जी से पूछा एक दिन, आपका क्या ख्याल रखना बाकी रह गया, जरा मुझे समझाओ, कौन सी आपकी बात पूरी नहीं की है। ये इस तरीके से हिमाचल के भोले भाले लोगों को गुमराह करने का क्या अपने हाथ में पकड़ रखा है। मेरा उल्टा चार्ज है और मैं आंकड़ों के साथ साबित करूंगा कि जो आपको हमने पैसे दिए हैं वो पैसे उनका दुरुपयोग हुआ है, नंबर 1। वो पैसे जिन बातों के लिए लगने चाहिए थे वो नहीं लगे हैं, और तीसरी बात, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार भी हुआ है, बड़ी मात्रा में। मैं याद दिलाना चाहूंगा और मैं आंकड़ों के साथ आया हूं और मैं चाहता हूं पत्रकार भाई नोट कर लें। 2023 में आपके यहां त्रासदी आई थी, मैं 10 जुलाई को आया था 2023 को। जयराम जी मेरे साथ थे, अनुराग जी आप भी मेरे साथ थे। मंडी के टूटे हुए नेशनल हाईवे के साइड में खड़े होकर के मैंने प्रेस से कहा था
कि आज भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हम 180 करोड़ 40 लाख रुपए आपको देते हैं। ये मैंने 10 जुलाई को कहा था। 14 जुलाई 2023 को हमने फिर से 180 करोड़ 40 लाख फिर से दोबारा दिया। 1 अगस्त 2023 को हमने फिर से आपको 400 करोड़ रुपए दिए थे। हमने अगस्त 7 को 2023 को 179 करोड़ रुपए फिर से आपको दिए थे। हमने 20 अगस्त 2023 को 200 करोड़ रुपए फिर दिए थे। हमने 12 दिसंबर को 2023 को 633 करोड़ रुपए आपको दिए थे। और इस साल 2025 में 18 जून को 2006 करोड़ रुपए आपको दिए हैं। अगर मैं इसको टोटल जोड़ूं तो आपको 3,789 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्या है ये? क्या है ये? मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने, मैंने आंकड़े पढ़े हैं। ये हिमाचल की भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे हो? क्या नहीं दिया आपको? और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो हिमाचल सबसे आगे है और सबसे ऊपर है, इस बात का हम सब लोग जानते हैं। और किस तरीके से आपने पैसे को खुर्द-बुर्द किया? आप बताइए, हमने मकानों को बनाने के लिए पैसे दिए, लगे जमीन पर? लगे जमीन पर? सड़कों की मरम्मत हुई जिस तरीके से मरम्मत होनी चाहिए थी? इन्होंने अपनी मजम्मत की है, अपनी चिंता की है। स्मार्ट सिटी में 1,188 करोड़ रुपए दिए गए सिर्फ 2 शहरों के लिए, शिमला और धर्मशाला। बताइए, 1,188 करोड़ रुपए में शक्ल बदलनी चाहिए थी कि नहीं बदलनी चाहिए थी? अगर मैं बात करूं तो 75 हिमाचल के वाइब्रेंट विलेज को डेवलप करने के लिए अलग से पैसे दिए गए हैं। और आज हमारे अनुराग जी हमेशा रेल मंत्रालय के साथ जूझते रहते हैं और वंदे भारत अंब अंदौरा न्यू दिल्ली, हमारे 4 नए 2 हेलीपोर्ट बने हैं मंडी के और रामपुर का, और उसी तरीके से हमारे अमृत भारत स्टेशन में शिमला, अंब, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर ये जोड़ा गया है। ये सारे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, इस तरीके का रेलवे स्टेशन बन रहा है। अगर हम बजट की बात करें तो आपको 12 लाख रुपए पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है, और इस छूट के कारण हिमाचल प्रदेश में रहने वाले 1.5 लाख लोगों को आज कर से मुक्त हो गए हैं, कर मुक्त हो गए हैं, सरकारी नौकरी में रहते हुए भी। यह भी हमको समझना चाहिए। अभी चर्चा कर रहे थे जयराम जी और अनुराग जी, चंबा मेडिकल कॉलेज हो, नाहन मेडिकल कॉलेज हो, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज हो, मंडी मेडिकल कॉलेज हो, किसने खोले ये मेडिकल कॉलेज? घुमारवी का मदर एंड चाइल्ड सेंटर हो, नूरपुर का मदर एंड चाइल्ड सेंटर हो, सुंदरनगर का मदर एंड चाइल्ड सेंटर हो, मंडी का कैंसर केयर सेंटर हो, हमारी शिमला में चमियाना में बना हुआ जो नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, किसने दिए पैसे? किसने बनाया ये? किसने ये पैसे खर्च किए? सब केंद्र सरकार के द्वारा हुआ। आप बताइए, ऊना में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, सिरमौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना कि नहीं बना? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुला कि नहीं खुला? बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार होकर के चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर मैं बात करूं बल्क ड्रग पार्क का, तो उसने वो भी देश के नक्शे पर आया, हिमाचल प्रदेश। शिमला से धर्मशाला के 4 लेन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है?
अगर मैं बात करूं नालागढ़ के मेडिकल डिवाइस पार्क, तो उसको हमने खोला और उसको आपने लौटा देने का काम किया है, ये आपके तगमे हैं। ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटी ये भी हमने बद्दी में खोला है। तो हर तरीके से विकास को साथ हिमाचल को जोड़ने का काम हम सबने किया है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं और आप फिर आगे मेरे पत्रकार भाई नोट कर लें, पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जब मांगा तब दिया है और जब मांगेंगे तब देंगे। लेकिन इतना तो मैं भी आशा करता हूं कि कम से कम एहसान फरामोश तो मत हो, धन्यवाद तो दो। इतने एहसान फरामोश होने की क्या आवश्यकता है? हम हिमाचल की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम एहसान नहीं कर रहे। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन काम हम करें और अच्छा हो जाओ तो तगमा तुम लगा लो, ये तरीका ठीक नहीं है। अभी स्पेशल असिस्टेंस में 2024-25 में 2381 करोड़ रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिए गए हैं। 2006 करोड़ रुपए मैंने बताया कि अभी हमने दिए। एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश को 2150 करोड़ रुपए रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है। 2150 करोड़ रुपए। अभी एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट में जायका में, मुझे याद है सुखविंदर जी आए थे मेरे पास, मुझे महीना याद नहीं है, शायद मई का था, मई का महीना होगा, 25 तारीख थी। इन्होंने आकर के मुझे कहा कि जायका के फंड को भारत सरकार से स्वीकृत करा दो। एक महीने के अंदर हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से और निर्मला सीतारमण जी के प्रोएक्टिव होने के कारण एक महीने में हमने जायका का फंड इनको 1422 करोड़ रुपए दिया। 1422 करोड़। अब ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये तो जायका का है, ये तो जापान कैसे हमको मिला है। स्वीकृति किसने दी? भारत सरकार। इसका 90% ग्रांट कौन लेगा? भारत सरकार। स्कीमें तुम बनाओ, पैसे हम दे और फिर बोलो कि कोई काम नहीं हुआ। आपने उसमें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को स्ट्रेंथन करने के लिए कहा है, नाहन को, मंडी के नेर चौक को, टांडा को, चंबा को, आईजीएमसी शिमला को, 3 आपने टेस्ला एमआरआई मशीन्स की बात की है, हाई एनर्जी लिनेक मंडी में, मंडी और चंबा में, हमीरपुर में कैंसर हॉस्पिटल खोलने के लिए आपने पैसे मांगे। आपको सब चीज के लिए पैसे दिए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपकी इनकॉम्पिटेंस, अब मैं इनकॉम्पिटेंस पर आ रहा हूं और मेरे पत्रकार भाई नोट कर ले। अकर्मण्य सरकार कैसी है? 2022 में आपको हमने पीएम अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में आपको हमने पैसे दिए। और पैसे किस लिए दिए? 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने के लिए, जो अप्रूव करके दिया। अभी तक एक भी नहीं बना है। कितने दिए? 14 क्रिटिकल केयर ब्लॉक। हमने 12 इंटीग्रेटेड पब्लिक लैब के लिए आपको पैसे दिए, अभी तक एक भी नहीं बना है। आपको हमने 73 ब्लॉक प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के लिए आपको पैसे दिए, अभी तक एक भी नहीं बना है। और 15th फाइनेंस कमीशन में, 15वें फाइनेंस कमीशन में आपको 521 करोड़ रुपए दिए। 15th फाइनेंस कमीशन समाप्त होने को आ गया, आपने सिर्फ 50% ही अभी तक खर्च किया। बोलिए, ये सरकार है? बोलिए, ये ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? ये काम करने वाली सरकार है क्या? ये इनका लेखा जोखा है जो आपके सामने में था। बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए दिए, 1000 करोड़ रुपीस। 225 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए। अभी तक इनसे सिर्फ 52 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सिर्फ 52 करोड़ रुपए खर्च हुए।
मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिए। इनको 30 करोड़ रुपए हमने पहली इंस्टॉलमेंट भी भेज दी। इन्होंने कहा ना बाबा ना, हमसे नहीं होता है, वापस ले जाओ। बोलो ऐसी सरकार चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? मैं बताना चाहूंगा कि यह टोटल मिसमैनेजमेंट है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। और यहां जो आपकी ट्रेजरी है, ये कभी कभी खुलती है, वैसे सदा बंद रहती है। बता रहे हैं कि अभी भी बंद है। और ये व्यवस्था परिवर्तन करने चले थे। बिल्कुल सही कहा। इनकी व्यवस्था परिवर्तन की परिभाषा यह थी कि व्यवस्था से अव्यवस्था। मित्रों की सरकार को, सरकार को, ये एडहॉक पे चलने वाली सरकार है। मुझे आश्चर्य होता है कि इनका चीफ सेक्रेटरी भी एडिशनल चार्ज पर है, डीजी भी एडिशनल चार्ज पर है, मुख्यमंत्री की अपने मंत्रियों से बातचीत नहीं है। बोलो, जिसकी आपस में बातचीत नहीं हो वो तुमसे बातचीत करेंगे क्या? आपकी चिंता करेंगे क्या? ऐसा ना मैंने कभी सुना था ना देखा था। हिमाचल प्रदेश तो अच्छे राज्यों में से गिना जाता था राज्य के लिए, आज इतनी कुव्यवस्था हो गई है। और मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूं, 3 साल में सुक्खू जी ये बताएं कि उन्होंने कोई बड़ी स्कीम लेकर भारत सरकार को कोई प्रोजेक्ट दिया हो, एक भी प्रोजेक्ट दिया हो। यहां बैठे हैं सभी एमपीज, बताइए किसी कोई प्रोजेक्ट लाए हैं? प्रदेश सरकार लाई है? एक भी नहीं लाई है। और मैं फिर बोलता हूं, अभी आपके 2 साल रह गए हैं, अभी भी ले आना, हम जरूर उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। मित्रों, इसलिए मैं एक ही बात आपको कहने आया हूं, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं। राजनीति समय को पहचान करके चलने वाली होती है, समय की आवश्यकता को पहचानने की जरूरत होती है। आज हिमाचल को फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। जो हम पैसे भारत सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को देना चाहते हैं और दे रहे हैं, वो जमीन पर लगना चाहिए, वो एक दूसरे के दोषारोपण में नहीं जाना चाहिए। और विकास की एक नई कहानी हिमाचल में भी बहनी चाहिए। आने वाले समय में निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ और आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरी ताकत के साथ लगेगी और हिमाचल को विकसित हिमाचल की ओर बढ़ाने में हम पूरा योगदान करेंगे, इस बात का विश्वास लाते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप समाज में, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने इलाके में इस बहस को जरूर छेड़ें कि एक तरफ मोदी जी हिमाचल को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो उस आशीर्वाद को लेने के पात्र ही नहीं बन पा रही है। इसलिए समय बदलाव की है, व्यवस्था परिवर्तन की तो बात होती ही है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ हिमाचल में सत्ता परिवर्तन भी होना चाहिए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको पूरा करेंगे। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।